हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम करवाने जा रहे हैं भाई एक और नया चैप्टर एमपीए का, जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। जो सीरीज हमने चालू करी थी उसका चैप्टर नंबर 11 आज हम करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर जो है 10, 11, 12, 9 बाकी जितने भी पुराने चैप्टर हैं वो सारे करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको सारे चैप्टर के। पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ये जो प्लेलिस्ट बन रही है ये एसओएल, ड्यू, रेगुलर, एनसीवेब के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 के जितने भी बच्चे हैं बीकॉम के भाई उनके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होने वाली है। दिसंबर में हाल ही एग्जाम आ रहे हैं जिनकी वजह से भी। ठीक है, और ये जो सीरीज है बस आपके पास तब एप्लीकेबल होगी जब आपके पास एमपीए बुक होगी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की बुक आपके पास है, सब्जेक्ट है तो आपको ये देखनी चाहिए। ठीक है, एक काम की बात और है भाई, अगर किसी को भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं, नोट्स बन चुके हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करो कि भैया नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे करके भाई नोट्स को इजीली आप बाई कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, जिनको भी नोट्स चाहिए सारे चैप्टर्स इंक्लूड है नोट्स में। 100 से 150 रुपए प्राइस है, सारे चैप्टर होंगे उसमें। ठीक है, बाकी जो भी प्राइस होगा व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा, आप मैसेज करके ले सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आप ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपको डेफिनेशन और बाद में सारा समझाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ्स होते हैं उनको कुछ रोल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ उनके काम दिए जाते हैं। किसके द्वारा भाई ये काम दिए जाते हैं? उनके जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो काम देते हैं अपने सुपरवाइजर्स पे, और सुपरवाइजर जो होते हैं वो अपने लेबर्स पे, मीन्स अपने जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं तो उनको काम कराते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स के काम होते हैं जो उनको अलग अलग उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट दिए जाते हैं। और ये जो काम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बखूबी निभाने का काम करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिवाइड करे हैं ताकि इन कामों को अच्छे से करा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब यही है। अब यहाँ पे बुक की डेफिनेशन में लिखा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि ये एक यूनिवर्सल है, और दूसरी चीज कि एक मैनेजमेंट का पार्ट है। आप यहाँ पर सीखते हो कि कैसे चीजों को मैनेज करा जाए, अपनी रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। ठीक है, आगे लिखा है दैट डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ रोल्स। कह रहा है डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ रोल्स। अपने रोल्स को अरेंज जो करे होते हैं उन रोल्स को निभाना कैसे है वो आप लोग समझते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपकी दी जाती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। एक सुपरवाइजर को देखने का काम दिया जाता है कि जिसको जो रोल दिया है वो काम करेगा अपना। एक ऑर्गेनाइजेशन में A to Z भाई नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग इंसान पे अलग अलग काम, अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं। ठीक है, कोई स्टिचिंग कंपनी में काम कर रहा है, ब्रांडेड क्लॉथिंग का शोरूम है, तो कुछ को वहां पे स्टिचिंग का काम मिल जाएगा, कुछ को टेलरिंग का मिल जाएगा, और कुछ को गार्ड वगैरह का काम मिल जाएगा, कुछ को ब्रांडेड जो फैब्रिक वगैरह है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैब्रिक मटेरियल वगैरह देखने का काम मिल जाएगा। तो हर किसी के रोल अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, जिम्मेवारी से अपने काम को निभाना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम होता है। ठीक है, कह रहा है एंड रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी बात कि आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है अपने साथ साथ बाकी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ। जब आप एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशन बना के चलते हो, प्यार से बात करते हो, दूसरों को कोऑर्डिनेट करते हो, उनको समझते हो और उनसे तालमेल मिलाकर चलते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हाँ जी, तो आगे लिखा है उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो नीचे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली बुक के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के हैं। पहला जो टाइप है वो है ट्रेडिशनल, और दूसरा जो टाइप है वो है मॉडर्न। पहला हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल और दूसरा पढ़ेंगे मॉडर्न। मॉडर्न पढ़ेंगे बाद में। अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है पूरा ट्रेडिशनल है, पूरा का पूरा ट्रेडिशनल है। मॉडर्न इसके बाद लिखाऊंगा, मिटा के फिर लिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप उतार लेना, मैं जब जाऊंगा आराम से टाइम दूंगा, आगे स्किप करके अगर थोड़ा जल्दी उतार रहा है तो थोड़ा आगे कर लो, 10-20 मिनट फिर जाके उतार लो। ट्रेडिशनल है
ट्रेडिशनल के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, मीन्स जो ट्रेडिशनल, जो परंपरा, जो पहले से चलता आ रहा है। तो ट्रेडिशनल के 3 टाइप्स होते हैं, आपकी बुक में जो मेंशन करे हैं। पहला टाइप्स हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल में फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, लास्ट हम सीखेंगे कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होते हैं ट्रेडिशनल, जिसके 3 टाइप होते हैं, ट्रेडिशनल के सब पॉइंट बोल सकते हो। फिर आता है मॉडर्न, मॉडर्न के भी 3 टाइप होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। देखो ये मैंने मॉडर्न स्ट्रक्चर लिखा है, जिसके 3 टाइप यहाँ पे लिख दिए हैं। टोटल 6 टाइप्स पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के 3, मॉडर्न के 3, तो टोटल हो गए 6 टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाएगा 15 नंबर का कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करो। तो आपको पूरे 3 टाइप्स प्लस ट्रेडिशनल और उसके लिमिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। तो ट्रेडिशन का पहला आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। कह रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कुछ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, बेस्ड ऑन फंक्शन लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 हिस्सों में बांट देता है, कुछ सब पार्ट्स बना देता है फंक्शनल। कैसे कैसे भाई? पहला हिस्सा हो सकता है फाइनेंस का, जहां पर सारे वो डिसीजन लिए जाएंगे जो पैसों से रिलेटेड होंगे। पैसे जहां भी आएंगे, पैसा कहां कितना खर्च करना है, पैसा कितना कहां से लेना है, तो ऐसे जो डिसीजन है वो सारे फाइनेंस डिसीजन के अंदर लिए जाएंगे। मार्केट डिसीजन में कि अपने कंपटीटर्स में कंपीट कैसे करना है वो डिसीजन, या अपने कंपटीटर्स के जो ब्रांड है वो कौन से हैं और हमें कौन से ब्रांड यूज करने चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन होंगे। मतलब ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो हमें यहीं पे लेने होंगे फंक्शनल में। तीसरा हमने बांटा है इसको यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब ऐसी जगह जहां पर माल को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक उसका प्रोसेस जो होता है वो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट को अलग अलग करने के बाद हमें पता चला कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर डिवाइड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट को अलग अलग तरह के पार्ट्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, अब उससे फायदे क्या होगा और नुकसान क्या होगा वो हम समझते हैं। ठीक है, तो मेरिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मैंने इसके पीछे स्ट्रक्चर नहीं लिखा, स्ट्रक्चर आएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई नहीं, यहां पे आप लिख लेना, ST मैंने डाल दिया। ठीक है, मेरिट्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, फायदे क्या होते हैं? पहला होता है स्पेशलाइजेशन। जब आप लोगों को डिवाइड कर देते हो उनके स्पेशलाइज्ड थिंग्स के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो काम जो है वो भी स्पेशलाइज्ड हो जाता है। काम कैसे स्पेशलाइज्ड हो जाएगा? आपने जब अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग काम चूज करे हैं तो आप उस काम में अच्छे होंगे, तभी आपने वो काम चूज किया। और जब आप उस काम में अच्छे हो, आपकी स्पेशलिटी है वो, तो आपकी गलती होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। और गलती होने के चांसेस कम का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पा रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है एफिशिएंसी, कार्य की कुशलता होती है। कार्य में कुशलता कब होगी? जब आपको वो काम सौंपे जाएं जहां पर आपका दिल लगे, जहां पर आपको काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट दिया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट जहां लोग मिलजुल कर काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो उस जगह पर आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी कि भाई और भी लोग काम कर रहे हैं, मैं खाली क्यों बैठूं, मैं 2 से 4 प्रोडक्शन करूंगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा जितना बाकी लोग कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, क्लैरिटी। अगर आप काम को क्लैरिटी के हिसाब से देखना चाहते हो, आपने फंक्शनल बना दिया, आपने डिवाइड कर दिया अलग अलग तरह के डिवीजन में। अब यहाँ पर प्रोडक्शन अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा और फाइनेंस का अलग होगा। अगर मुझे कोई फाइनेंस का कुछ चेक करना है तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाऊंगा, क्लैरिटी हो जाएगी आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई अगर कोई भी डिसीजन जो फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस स्ट्रक्चर में जाएंगे, कोई डिसीजन जो मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मार्केट वाले डिसीजन में जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे ही हम बना देंगे पहला। ठीक है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे, जिससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी। हमें अपने वर्कर्स का पता रहेगा, हमें अपने सुपरविजन का पता रहेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, क्लैरिटी होती है। फिर अगला लिखा है कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट बचती है इससे। कॉस्ट कैसे बचती है? अगर आपने सारे बिजनेस के अंदर, अब अगर आपका ये बिजनेस है, सपोज करो इसके अंदर ये मार्केटिंग, ये फाइनेंस और ये आपका तीसरा प्रोडक्शन,
तीनों को बिना ऐसे कोई डिवाइड करे, बांटा नहीं, और तीनों को बिना लाइन बनाए काम सौंप दिया, तो तीनों में क्या होगा, तीनों में तो भाई झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन वाला अलग अपने इससे पैसे लेके जा रहा है कि भाई 20 रुपए दिए मेरे को, आज यहाँ पे ये चीज़ लेके आनी है जो कि बिजनेस में इस जगह लगेगी। ठीक है, ये फाइनेंस वाला भी इससे लेने आ रहा है। ठीक है, कि भाई प्रोडक्शन ये गलत कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, तो इसकी वजह से तीनों के अंदर अनबन हो जाएगी, और तीनों की अलग अलग करने की वजह से या एक साथ तीनों को रखने से ना दिक्कत हो जाती है। अलग अलग रखेंगे तो ठीक रहेगा, एक साथ तीनों आ जाएंगे तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तीनों के खर्चे अलग अलग होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी जो है हमने एक बजट तय करा है, हमने फंक्शनल कर दिया है। फंक्शनल मतलब हमने एक बजट भी डिसाइड करा होगा, जाहिर सी बात है, हम जब कुछ करा रहे हैं तो बजट तो बनाया होगा। तो जब हमने बजट बनाया होगा तो हमने बजट के लिए अकॉर्डिंग सबके 5-5 लाख रुपए निकाले होंगे, जब हमने अच्छे से डिवीजन करा होगा। बट अगर नहीं करा तो क्या होगा, तो उस जगह पे तीनों के झगड़े होंगे कि भाई तूने मेरे में से पैसा ले लिया, तूने मेरे में से ले लिया, तीनों को इकट्ठा एक साथ दिया, तो ऐसा होगा। और इसी को बचाने के लिए हम कॉस्ट एफिशिएंसी करने के लिए, कॉस्ट को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम फंक्शनल करते हैं, हम बांट देते हैं, तीनों के सुपरवाइजन कर देंगे, अलग अलग सुपरवाइजर रख देंगे और तीनों को पैसा दे देंगे कि भाई ये ले इतना पैसा। अब कोई भी लड़ेगा नहीं, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मार्केट का, और ये पैसा प्रोडक्शन का है। ठीक है जी, आगे लिखा है ट्रेनिंग। स्टाफ को ट्रेनिंग कराना भी एक पार्ट होता है फंक्शनल का। फंक्शनल में आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिस वजह से वो आगे काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी है तो आप आगे उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छा काम करेंगे। आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी तो हटेगी, मतलब कि आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, आप पैसा बेफिजूल खर्च करोगे, वेस्टेज तो होगी ही होगी, बट उसके साथ साथ ना आपका काम होगा जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने इमेजिन करा था कि मेरा काम एफिशिएंसी से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो वैसा नहीं होगा जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलती स्टाफ को। तो ये थे मेरिट्स ऑफ फंक्शनल के। अब डिमेरिट्स पढ़ते हैं। डिमेरिट्स मतलब लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन होता है लिमिटेड क्रॉस होते हैं, ज्यादा बार आप एक दूसरे के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपको लिमिटेड क्रॉस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लिमिटेड क्रॉस। कोई अपना काम कर रहा है, करने दो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको अपना नहीं करना तो अपनी जगह जाइए। आप दूसरों के काम में अड़ंगी नहीं दे सकते, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ा पाओगे। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद रिजिडिटी। यहाँ पे रिजिडिटी मतलब होता है कि आप अपने नई नई टेक्नोलॉजी का या नई नई मार्केट को डेवलप करते हो। अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई मार्केट्स है, हम उनको डेवलप करते रहते हैं, बट अगर वो डेवलप नहीं हो पाती तो वो एक लिमिटेशन बन जाती है किसी फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, आप ये नहीं पहचान पाते कि अभी नई टेक्नोलॉजी हाल ही में कौन सी है, कौन सी हमारे बिजनेस को और ज्यादा बेटर बना सकती है, उसकी यूज अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें रिजिडिटी। आगे लिखा उसके बाद इनएफिशिएंसी। कार्य में अकुशलता बोल सकते हो या बोल सकते हो अकुशल पूर्वक कार्य कर रहा है या अकुशल। ठीक है, जिस चीज में हम अपने आप को अकुशल समझते हैं उनको इनएफिशिएंसी बोलते हैं। जहां पर हमारी एफिशिएंसी, हमारी कुशलता कम बढ़ जाती है वो इनएफिशिएंसी होता है। ठीक है, और ये बहुत बार हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, जहां पर लोगों को लगता है कि वो इनएफिशिएंट है। उनके पास हो सकता है कभी कभार रिसोर्सेज की कमी हो, कभी उनको रिसोर्सेज तो दिए गए हैं बट हो सकता है उनके पास अथॉरिटी ना हो। अथॉरिटी क्या होता है भाई? अथॉरिटी होता है जब आप अपने ऊपर अधिकारी से परमिशन ले लेते हो किसी चीज को करने के लिए, वो अथॉरिटी देता है तब आप उसको आगे हाथ लगाते हो। वो अथॉरिटी ही ना हो तो इनएफिशिएंसी आती है काम में। ठीक है, काम होगा नहीं अच्छे तरीके से, क्योंकि हर चीज को करने से पहले आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपको ऊपर जाके पूछना पड़ेगा टॉप लेवल से कि सर अभी हमें ये काम करना है तो क्या हम स्टार्ट करें? वो बोलेगा करो, तो आप करोगे। तो इनएफिशिएंसी क्यों आएगी? क्योंकि आपका काम रुक रहा है। किसकी वजह से? आप बार बार जो पूछने जा रहे हो आपका काम उस वजह से रुकता है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे लिखा है उसके बाद मैंने लैक ऑफ कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस लैक होता है। डिपार्टमेंट आपने अलग अलग कर दिए हैं, कस्टमर का फोकस 3 डिपार्टमेंट पे जाएगा। अलग अलग तरह के फंक्शन आपने जो बनाए हैं, पहला फंक्शनल ये है, दूसरा वो है, तीसरा वो है। कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूमर जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शनल में हमें जाना है, हमारा प्रोडक्शन कहाँ है, हमारा प्रोडक्शन किस जगह लेना पड़ेगा। ये चीजें अच्छे से यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती। ठीक है, जो लैक होता है। स्लो डिसीजन मेकिंग, इतने सारे डिसीजन लेने होते हैं, सेपरेट डिवीजन करने होते हैं, सबके फाइनेंस बजट अलग होते हैं, सबके सुपरवाइजर और लेबर अलग होती है, काम सबके डिफरेंट होते हैं। जिस चीज को
बनाने में, इसी वजह से पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन का तैयार करने में हमें स्लो डिसीजन होता है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग बहुत धीरे होता है, रिजल्ट अचीव करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, आगे लिखा है पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। देखो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल के अंदर मैंने बताया था 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला हमारा हो चुका है फंक्शनल, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, प्रोडक्शन। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बोलो या प्रोडक्शन बोलो, इट ऑर्गेनाइजेशन या द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन कैटेगरीज। कह रहा है जो वेरियस प्रोडक्शन लाइन कैटेगरीज होती है हम उससे रिलेटेड यहाँ डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट लाइन है मीन्स अगर आप कोई भी सिंगल यूनिट भी बना रहे हो, अगर मैं मान लो कोई चॉकलेट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो चॉकलेट जो होती है चॉकलेट्स, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, किट कैट, डेयरी मिल्क, चोको, और भी बहुत सारा की तरह तरह की 5 स्टार वगैरह, और मंच होती है, पर्क होती है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो हर एक सिंगल यूनिट, हर एक सिंगल चॉकलेट, जैसे डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है और चोकोमोक है, तो इन सब चॉकलेट्स के अंदर आप एक अराउंडेड, क्या कह रहा है, वेरियस प्रोडक्शन लाइन कैटेगरी, आप एक प्रोडक्शन लाइन कैटेगरी बना देते हो कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है हर एक सिंगल यूनिट का। हर एक सिंगल यूनिट के लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, हर एक सिंगल यूनिट के लिए आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेयरी मिल्क में आप अगर मान लो कोई भी चीज बनाते हुए लगा रहे थे मशीन के पार्ट्स वगैरह, तो वो चीज पर्क में काम नहीं करेगी, जो पर्क में यूज कर रहे थे वो मंच में काम नहीं करेगी। हर चीज के लिए मशीनें अलग, टेक्नोलॉजी अलग, लेबर्स अलग, उसके डिजाइनर अलग, कि आपको डिजाइन बनाना है तो आपको डेयरी मिल्क वाला थोड़ी बताएगा कि पर्क के डिजाइन ऐसे होते हैं, पर्क में क्या क्या डलता है, भाई उसके लिए अलग सा होता है ना एक बंदा जो पर्क में ही स्पेशलिस्ट हो। तो इस तरह से हर एक प्रोडक्शन लाइन सेगमेंट की अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती है। उसके मेरिट्स क्या है? पहला चीज तो होता है प्रोडक्ट फोकस, कि आपका प्रोडक्ट पे फोकस होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो प्रोडक्ट आपने चुना है आपको उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, आपको उसमें पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या बना रहे हो। आगे लिखा है उसके बाद इनोवेशंस, समथिंग क्रिएट न्यू या क्रिएट समथिंग न्यू। आप चीज़ों में डेवलपमेंट लाते रहो। रेगुलरली बेसिस पे जब हम काम करते हैं तो चीज़ों में अपने आप ही डेवलपमेंट आता है, चीज़ें चेंज होने लगती है। तो इसी चेंज को, इसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं क्या? इनोवेशंस। आगे लिखा है उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। आप इजीली मेजर कर सकते हो, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, अपनी जो भी लॉसेस हो रही हैं, या क्लियरली आप हर चीज़ देख सकते हो कि कितना पैसा किससे आना है, मार्केट में कितना अभी चॉकलेट का स्टॉक बचा है, हमारे प्रोडक्शन करते टाइम पे प्रोडक्शन हाउस में कितने अभी रॉ मटेरियल है, कितनी हमें और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, वो सब अकाउंटेबल होती है, गिन सकते हो आप, तुलना कर सकते हो। एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। आप चेंज कर सकते हो, अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आप अडेप्ट कर सकते हो कोई भी न्यू चेंजेस को। ठीक है, काफी सारी कंपनियां ये सोच के बिजनेस डेवलप करती हैं कि आने वाले टाइम पे इन द फ्यूचर वो अपनी नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर सके, नई टेक्नोलॉजीज में अपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज को बदल सके। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी कार्य कुशलता होनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको दिल, जान, फेफड़े, गुर्दे लगाकर काम करना है। अगर आपका काम किसी चीज में नहीं लग रहा तो वो काम आपसे बेढंगा होता है, गंदा होता है, गलतियां होने के चांसेस होती है, जो कि हमारी मेरिट्स में नहीं आती। मेरिट्स में सिर्फ एफिशिएंसी आता है, तो कुशल कार्य करो। लिमिटेशंस, भाई लिमिटेशन होती है डुप्लीकेट्स ऑफ फंक्शंस, डुप्लीकेट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन दोहराए नहीं जाते, डुप्लीकेट नहीं होते हैं। फंक्शंस मतलब वो जो कार्य करे जा रहे हैं वो एक जगह अगर हो चुके हैं वो डुप्लीकेट ना हो, और अगर हो जाते हैं तो वो लैक आ जाती है उसकी। ठीक है, आगे लिखा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लैक होता है क्योंकि देखो फंक्शनल में तो कार्य सबको पता थे, कोऑर्डिनेशन होता है, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी होती है क्योंकि जो पार्क बनाता है और जो 5 स्टार बनाता है और जो डेयरी मिल्क बनाता है, तीनों चॉकलेट का साइज, शेप, कलर और टेस्ट अलग होता है ना। अब तीनों में से अगर मैं तीनों को बोलूं कि 5 स्टार वाला डेयरी मिल्क बनाएगा और डेयरी मिल्क वाला 5 स्टार बनाएगा, तो तीनों में से कंफ्यूजन हो जाएगी। ऐसे तो कोई चॉकलेट दूसरों की कैसे बना पाएगा अच्छी, क्योंकि उसको उस चीज का पता नहीं है कि इसमें शुगर कितनी डालते हैं लोग, क्या टेस्ट होता है, उसको टेस्ट भी नहीं पता। हालांकि खाने की बात अलग है, बट बनाने का तरीका अलग होता है उसका। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाता। फिर लिखा है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है।
प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है क्योंकि फंक्शनल में इजीली होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 डिपार्टमेंट बनाने होते हैं, सुपरविजन होता है। यहाँ पर भी सुपरविजन होता है, बट इसका डिपार्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ज्यादा चाहिए होता है प्रोडक्शन में फंक्शनल के मुकाबले। आगे लिखा है उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन और लिमिटेड क्रॉस, यहाँ पर लिमिटेड क्रॉस होते हैं और रिसोर्सेज एलोकेशन यहाँ पर कमी पाई जाती है। मतलब रिसोर्सेज अगर अच्छे नहीं है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन बेस्ड होता है रिसोर्सेज पे, संसाधनों पे। संसाधन अगर ऐसी क्वालिटी के हैं जो पुअर क्वालिटी के हैं या डैमेज हैं या खराब हैं, कोई चीज पार्ट काम नहीं कर रहे, तो प्रोडक्शन में गंदा लगेगा और मान लो हो सकता है जिसकी वजह से हमारी जो चॉकलेट्स बन रही हैं वो खराब बनने लगे। अगर रिसोर्सेज एलोकेशन में कमी होगी या कोई पार्ट में खराबी होगी तो उसका असर हमारे प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट्स पर भी दिखेगा। ठीक है, कि हो सकता है प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे खराब आने लग जाए, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ कमी आने लग जाए, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर आगे लिखा है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है। ये रहा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, तीसरा ट्रेडिशनल का। लिखा है इट्स ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक लोकेशंस। कह रहा है ये कुछ लोकेशंस, कुछ प्लेसेस के अकॉर्डिंग बेस्ड होती है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। कैसे प्लेसेस हैं? तो भाई इसमें अलग अलग तरह के प्लेसेस आ सकते हैं। ज्योग्राफिकल है ना, तो इकोनॉमिक चेंजेस देखना पड़ता है, मार्केट चेंजेस देखना पड़ता है, सोशल चेंजेस देखना पड़ता है, और इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एक प्लेस चूज करना पड़ता है जहां पर आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा खासा रन कर पाएगा इजीली। तो इसके मेरिट होते हैं लोकल अडेप्टेबिलिटी, आप चीज़ों को लोकली अडेप्ट कर सकते हो। आप जैसे कि कोई भी कंज्यूमर लेना चाहते हो या फिर आपकी जो मार्केट होगी वो कैसी होगी, आपके कंज्यूमर कौन होंगे। कंज्यूमर वो लोग जो आपके लोकल एरियाज में हैं। आप अगर कोई बंदा हायर करना चाहते हो, मीन्स आप रिक्वायरमेंट करना चाहते हो, तो रिक्वायरमेंट कर सकते हो, आप लोगों को हायर कर सकते हो, जॉब के लिए ऑफर कर सकते हो उनको, तो ये सब आराम से मिल जाता है। कल्चरल हो जाता है क्योंकि आपने जिस तरह का ज्योग्राफिकल लोकेशन चूज किया है, कल्चर भी उसी तरह का आपको मिलेगा। आपने कोई अच्छी सोसाइटी चूज करी है प्रोडक्शन के लिए, तो आपने ज्योग्राफिकल अच्छा चूज करा तो प्रोडक्शन में सोसाइटी अच्छी होगी, कल्चर अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, अच्छे तहजीब से, तरीके से और सभ्य ढंग से बात करेंगे, ऐसा है। ठीक है, एफिशिएंसी, कुशलता अच्छी हो जाती है यहाँ पे। अगर आप ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग काम करते हो तो कार्य कुशलता होती है, बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस जहां पर कामचोर लोग मिलते हैं, बट आपने अगर अच्छा प्लेस चूज करा है तो आपको कुशल ढंग से काम मिलेगा। रिस्क डाइवर्शन होता है, रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ सुपरविजन, कुछ मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने काम को सही तरीके से करने में कुशल होते हैं। उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आप जब उनको हायर करते हो तो वो आपको रिस्क मैनेज करने सिखाते हैं, मतलब रिस्क कम से कम देंगे, मोस्टली काम खुद ओवरऑल हैंडल करना सीख जाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है इफेक्टिव कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस इफेक्टिव होते हैं जो आपके कुशल रूप से मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे कंप्लायंसेस की बात है। यहाँ पे आप बात करें डिमेरिट्स की, जिसमें लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज्यादा आप अडेप्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते प्रोडक्शन को। ठीक है, और यहाँ पर लैक ऑफ सेंट्रल कंट्रोल होता है। सेंट्रल कंट्रोल एक ऐसी प्लेस जहां पर पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल का बेस चलता हो, वो सेंट्रल कंट्रोल का लैक होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता क्योंकि एक प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, सबके प्रोडक्शन प्लेसेस अलग हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, काम अच्छे से थोड़ा रुकता है, इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होता। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब अगर मैंने फ्रेंचाइजी खोल दी आज दिल्ली से किसी हैदराबाद, फरीदाबाद और किसी अलग जगह, तो वहां से वहां तक मेरे को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मैंने आज अपने प्राइस बढ़ाए हैं ना 5 स्टार के, तो उधर भी बताना पड़ेगा कि भाई 5 स्टार के प्राइस बढ़ाओ, 5 स्टार के प्राइस बढ़ाओ, तो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होता। रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन, ज्यादा चीज फ्रेंचाइजी जैसी खुल जाती है ना, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपका स्ट्रक्चर अगर हर जगह खुलने लगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जगह खुलने लगेगा, तो जियोग्राफिकल लोकेशन में जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं। लोग आपकी चीजों को नापसंद भी कर सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा उनको कि हाँ भाई ये तो हर जगह है, नॉर्मली इस गली में भी दुकान इसकी, इस गली में भी, इस गली में, सारी जगह यही दुकान मिल रही है। तो इस वजह से कम दुकानें होती है तो लोगों को ठीक लगता है, ज्यादा दुकानें होना भी फिर ऐसा परेशानी हो जाएगी। तो इसमें रिस्क होता है डुप्लीकेशन। आप जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी करोगे, जितने ज्यादा आप अडेप्ट करोगे, अपनी टेक्निक्स को डुप्लीकेट करोगे, उतना ज़्यादा उसको बढ़ाओगे, बट इससे आपको और ज़्यादा उतना लॉस होएगा।
कमी उठानी पड़ेगी, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइप्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स के बारे में। तो देखो हमने कंप्लीट कर लिया है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, ये पूरा ट्रेडिशनल था जो अभी मैंने आपको बताया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो भाई, 1 मिनट का टाइम है। हाँ भाई, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, जिसने नहीं लिया पीछे जाओ 10 सेकंड रिवाइव करके फटाफट से ले लेना, रिवाइव करके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर 3 आएगा। पहला आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, फिर मिक्स्ड स्ट्रक्चर और फिर आएगा वर्चुअल स्ट्रक्चर। अब मैं ये तीनों मिटोने जा रहा हूँ सारा का सारा, और ये तीनों को डिफाइन करूंगा, इसके बाद दोबारा लिखवाने वाला हूँ मिटो के। तो पहले आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आगे आ चुके हैं हम थोड़ा। उसके बाद अब जो पॉइंट्स रहते हैं वो रहते हैं आपके मॉडर्न स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। तो मॉडर्न स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर के वो यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पहले आप उतार लो इसको, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, अब मैं जाऊंगा तो बाद में ले लेना, पहले आप समझ लो। देखो मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर 3 पढ़े थे, मॉडर्न के अंदर 3 जो है ये समझ लो। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट टीम, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल create teams and unit focused on specific project often temporary in nature। कह रहा है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ स्पेसिफिक टास्क को निभाने के लिए, कुछ टास्क को करने के लिए अपनी खुद से टीम क्रिएट करता है। टीम क्रिएट करता है जैसे कि कोई भी यूनिट फोकस्ड कोई भी काम होगा उसके लिए, या फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए टीम को क्रिएट करता है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स। मैंने हर किसी के बेनिफिट और ड्रॉबैक्स लिखे हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सको। बेनिफिट, पहला चीज, सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बेनिफिट समझने हैं। जो पहला होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं, आपको इनके ड्रॉबैक्स बेनिफिट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं वो समझो। जो इनमें से कॉमन है ना वो मैं आपको मार्क करके निशान लगवाने वाला हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा है एफिशिएंसी, पहला इसके अंदर एफिशिएंसी है, ये रहा एफिशिएंसी फर्स्ट। अब आप देख लो इसमें कहीं नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। दूसरा, सिर्फ मैं मेरिट्स की बात कर रहा हूं, मींस बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं। बेनिफिट्स में दूसरा पॉइंट आता है इनोवेशन और रिसोर्सेज एलोकेशन। इसमें आप देखोगे इनोवेशन और रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन और एलोकेशन सेम होता है, तो इसको लिख लो सेकंड, इसको लिख लो थर्ड। ये हो जाएगा आपका सेकंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। कस्टमाइजेशन और अडेप्टेबिलिटी, देखो इसमें कस्टमाइजेशन या अडेप्टेबिलिटी नहीं है, एक्सपर्टीज है उसकी जगह, ठीक है। इसमें है कुछ, तो भाई इसमें फ्लेक्सिबल दे रखा है। फ्लेक्सिबल कहाँ है? फ्लेक्सिबल देखो इसमें ये रहा फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल जो है नंबर 4, और ये फ्लेक्सिबल इसमें आ जाएगा फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट नंबर 4। तो अभी तक मैंने 4 डिफरेंस निकाले हैं, सॉरी 4 कॉमन सिमिलर वर्ड निकाले हैं जो आप इसमें और इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स में। कुछ अगर सेम है तो हम इसको मार्क कर लेंगे एक बार, फिर आपको ड्रॉबैक समझाएंगे। टीम डिस्पर्सल, इसमें कहीं लिखा है टीम डिस्पर्सल, तो भाई इसमें टीम डिस्पर्सल जैसा कोई वर्ड नहीं है। आगे लिखा है रिसोर्सेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ये रहा रिसोर्सेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ये रहा रिसोर्सेज फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ये हो जाएगा नंबर 1। ये ड्रॉबैक्स का है, उसमें लास्ट वाले में ड्रॉबैक्स नहीं आएगी। अनसर्टेनिटी है इसमें, क्या ये रहा अनसर्टेनिटी या इनकंसिस्टेंसी एक वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप सेकंड बोल लो, ये आप सेकंड बोल लोगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिस्क ऑफ नेगोशिएट रूटीन वर्क। रूटीन क्या होता है? कंसिस्टेंट रहना, रूटीन एक डेली बेसिस पे, तो वो यही है कंसिस्टेंट, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन, ये रहा रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट या रिसोर्सेज एलोकेशन इशू, ये दोनों के दोनों सेम है। एक ये वाला नहीं, सॉरी ये जो है ये आपका रिसोर्सेज वाले के साथ है, ये भी फर्स्ट वाले के साथ है, ठीक है।
ये है फर्स्ट के साथ। मैनेजमेंट बर्डन और कम्युनिकेशन ये थोड़े चेंज है। तो अब देखो इनमें मैंने मार्क कर दिया, जो पॉइंट इसमें है वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, ठीक है। आपको ज्यादा समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, मैंने सेम वर्ड यूज करे हैं ज्यादातर। पहला आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर ना हमने बताया कि इसको आप यूनिट्स में या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपका यूनिट वर्क अच्छा नहीं है तो आप उसमें से निकाल के सबऑर्डिनेट चेंज कर सकते हो इजीली। कोई प्रोडक्शन करते टाइम या कोई प्रोजेक्ट करते टाइम कोई दिक्कत आती है तो उनको चेंजेस कर सकते हो। आगे लिखा है एक्सपर्टीज। यहां पर ऐसे लोगों को काम दिया जाता है जिनकी नॉलेज और प्लस एक्सपीरियंस अच्छा होता है, मतलब कि वो उस काम को करने के लिए कुशल होने चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए ऐसे लोग। एफिशिएंसी मतलब होता है कुशलता, जो मैंने यहाँ पे बताया, और ये रहा एफिशिएंसी, ठीक है। कुशलता होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको आप कुशल ढंग से कर सको। आपके अंदर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए जो आप उस काम को कर पाओ। इनोवेशन मतलब होता है समथिंग क्रिएट न्यू, आप चीजों को नया नया डेवलप कर सको। डेवलपमेंट चीजों को करना है, टेक्नोलॉजी को नहीं। टेक्नोलॉजी आपने मशीन लगाई तो उस मशीन से अगर आप मान लो जैसे कि आपने कोई मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद आप एक मंथ में 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो, तो आप याद रखो कि एक मंथ में 600 यूनिट्स को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनोवेशन, नया चीज करना। रिसोर्सेज एलोकेशन, आप रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी करना पड़े तो हो जाएगा, कोई नहीं। उन्हीं रिसोर्सेज का, जो गिवन रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का यूज करके कुछ नई चीजें अगर बना पाओ, कुछ नया अगर डिजाइन कर पाओ जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी सुधर जाए, तो वो प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखो यहाँ पर एक डिस्पर्शन आते हैं, ड्रॉबैक्स हम पढ़ रहे हैं। तो ड्रॉबैक्स में प्रोजेक्ट का पहला है कि टीम डिस्पर्सल होता है। टीम डिस्पर्सल मतलब होता है कि टीम जब अलग अलग हो जाती है, और ये कब होती है, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट कितने महीने के लिए होगा, मैक्स टू मैक्स कितने महीने होगा, 6 महीने, 12 महीने और 2 साल, 3 साल, इसी तरह से प्रोजेक्ट होते हैं। तो अगर मान लो कोई 6 महीने का टाइम ले रहा है, 6 मंथ का, या 1 ईयर का ले रहा है, 12 महीने का, या 2 साल का ले रहा है, या 3 साल का ले रहा है, तो अगर मान लो प्रोजेक्ट में क्या होता है, जितने साल प्रोजेक्ट चलेगा टीम उतने साल तक काम करेगी, बट अगर प्रोजेक्ट उतने टाइम पे खत्म हो गया तो टीम अलग अलग हो जाएगी, टीम वापस अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे चली जाएगी। आपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखे होंगे, गवर्नमेंट जैसे रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, टेंडर लेती है बड़े बड़े, तो वो जो हाईवे टेंडर बनाती है उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो आज यहाँ काम कर रहे हैं, 3 साल 2 साल बाद वो रोड वो हाईवे बन जाएगा तो वो वहां से गायब हो जाएंगे, वो अपना डेरा डंबर उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। टीम डिस्पर्सल होता है। आगे लिखा है रिसोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिसोर्सेज की कमी भी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अनसर्टेनिटी मीन्स आप किसी चीज को, अनसर्टेनिटी जो पता ना चले एकदम से आए, हो सकता है कोई भी ऐसा ब्लंडर हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई जो अनहैपनिंग है, जो इवेंट ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया कि आपको कभी मूव ऑन करना पड़े, वहां से मशीनरी वगैरह डिस्पोज करनी पड़े, है ना, वो चीज होती है अनसर्टेनिटी, कोई भी ऐसी बाधा जिसकी वजह से प्रोजेक्ट हमारे रुकते हैं। फिर आता है रिस्क ऑफ नेगलेक्टिंग रूटीन वर्क, वो रिस्क जब हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, मतलब कि अनकहा अनसुना करके चलते हैं, किसी भी चीज को अनदेखा करके चलते हैं, तो अब अनदेखा करके चलते हैं अपने रूटीन वर्क को, मीन्स आप एक कंसिस्टेंट फॉलो कर रहे हो। जैसे कि आप आजकल पता होगा 75 हार्ड डे चैलेंजेस चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो कंसिस्टेंट होके 75 दिन तक लगातार वीडियो डाल रहे हैं। मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, आपके पेपर के लिए तैयारी करा रहा हूँ। तो अगर आप उस जगह पे रूटीन वर्क नहीं करते, आप एक कंसिस्टेंट ढंग में काम नहीं कर पाते, तो वो लैक हो जाता है, वो कमी हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमने मॉडर्न का फर्स्ट पढ़ लिया है प्रोजेक्ट, अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड कह रहा है इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्ट्रक्चर अडेप्ट टू स्पेसिफिक नीड्स। अपनी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा या फुलफिल करने के लिए जब भी आप अपने कोई भी ट्रेडिशनल या मॉडर्न स्ट्रक्चर में से चीजों को उठाते हो, कंबाइन करते हो, तो वो कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है, ठीक है। तो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो ये है ट्रेडिशनल का और प्लस मॉडर्न का, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होता है, ठीक है।
ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे लिखा है उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा तो इसका ये होता है कि ये एफिशिएंट होता है, कुशलता पूर्वक कार्य करता है दोनों के मिक्स होने के बाद। दूसरा इनोवेट होता है और रिसोर्सेज अच्छे यूज होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन होती है रिसोर्सेज की। ये 3 पॉइंट वही हैं जो अभी मैंने यहाँ बताए थे, सेम एज इट इज आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के बाद आता है कस्टमाइजेशन। अगर आपको कोई छोटी मोटी चेंजेस करनी है, देखो आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी मशीन की बढ़ाना। अगर मशीन 500 यूनिट निकाल रही है तो आप 600 यूनिट निकालोगे तो वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे लगा कस्टमाइजेशन, जहां पर आप पार्ट्स को चेंज करते हो। जैसे कोई पार्ट्स हमने मशीन का चेंज करके नया ले लिया, कोई 10,000 की कमी आ रही थी, जो पार्ट खराब था उसको चेंज करके नया डलवा दिया, तो कस्टमाइजेशन होगा मशीन का। फिर लिखा है अडेप्टेबिलिटी, चीजों को जब आप अडेप्ट करते हो, नई नई चीजों को सीखते हो, चेंजेस डेवलप करते हो, अगर कोई भी चेंजेस आता है तो उसके लिए आप सरवाइव करने के लिए आप पहले रेडी रहते हो। तो ऐसी चीजों को हम यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी में डालते हैं। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी मतलब जब चीजें नई नई तरीके से डेवलप होती है। फिर आता है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स में कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट किसी भी चीज का हो सकता है। कन्फ्लिक्ट बेसिकली होता है कि किसी चीज की कमी पड़ जाना, क्या आ जाना, किसी भी चीज की कमी आ जाना, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि रिसोर्सेज की कमी आ सकती है, वर्कर्स की कमी आ सकती है, पैसे की कमी आ सकती है। तो जिस चीज की भी कमी आती है, लैक आती है, वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। कम्युनिकेशन, चीजों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में। आपको कोई कमी आई है, आप मॉडर्न अप्रोच में काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे को बॉस से कुछ पूछना है, अब कैसे पूछोगे, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। मैनेजमेंट बर्डन होता है कि आप चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हो, उसका एक बर्डन आ जाता है कि चीजें मैनेज करनी है, टाइम कम है और हर चीजें देखनी है, तो ये मैनेजमेंट बर्डन होता है। फिर आता है रिसोर्सेज एलोकेशन इशू, मतलब रिसोर्सेज से रिलेटेड जो इशू होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट में। और दूसरा आता है इनकंसिस्टेंसी, रेगुलर नहीं होता। जब हम चीजें रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर आप चीजें रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्टडी हर एक दिन रोज 2 घंटा 3 घंटा नहीं कर रहे हो, तो आप इनकंसिस्टेंट हो। तो आपके अंदर क्या है, इनकंसिस्टेंसी, आप रोजाना चीजों को नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये एक कमी होती है, एक लैक होता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, भाई वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है कह रहा है इट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दे ऑन टेक्नोलॉजी। कह रहा है ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है दे ऑन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिंग अलाउइंग एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर लोग अपने मर्जी से, खुले दिल से कहीं भी काम करने के लिए तैयार होते हैं और इजीली कहीं भी, एनीवेयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एम्प्लॉय को जहां अलाउ कर दिया वो वहां इजीली वर्क करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, वो वर्चुअल सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम टाइप का होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, पहला आता है ज्योग्राफिकल डिस्पर्सल, आपकी लोकेशन के हिसाब से डिस्पर्सल होता है। काफी लोगों को ना एरियाज वाइज बांट दिया जाता है, फंक्शन कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आप इस जगह लोकेशन में काम करोगे, इस मुंबई में आपको इतने लोग काम करने हैं, इस जगह इतने काम करने हैं। तो आप अपनी हायरिंग जो करते हो, रिक्वायरमेंट जो करते हो, वो आपके काम के लोकेशन के अकॉर्डिंग करते हो कि हमें फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, मुंबई में इतने इतने बंदे चाहिए यहाँ काम करने के लिए। तो डिस्पर्सल ज्योग्राफिकल होता है। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होता है, जहां पे मैंने बताया था पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 इसमें ये रहा, फ्लेक्सिबिलिटी। जो वर्क अरेंजमेंट होता है फ्लेक्सिबल होता है। काम स्पेशलिटी तो देखी जाती है, अगर किसी को कोई दूसरा काम आता है तो उसको चेंज करके हम दूसरे काम में भी दे सकते हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकता, दूसरा कर लो अगर आपको वो पसंद है तो फ्लेक्सिबल चेंजेस होते हैं। फिर लिखा है उसके बाद कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स जहां पर हम प्रेजेंट करते हैं अपनी बिल्डिंग के या अपनी बिजनेस के वर्चुअल इफेक्ट को, वर्चुअल प्रोडक्शन को प्रेजेंट करते हैं, वो हमारे कोलैबोरेशन टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। तो आई विश आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इसी तरह के सारे चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए भाई। और जिसको भी नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स के लिए ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो कि भैया
नोट्स परचेज करने हैं और मिनिमम अमाउंट पे करके आप सारे चैप्टर्स के नोट्स ले सकते हो। वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स से ही कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस सारा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। बाय, ठीक है।